हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्निएटेड डिस्क के बारे में। तो हर्निएटेड डिस्क क्या होती है, किस वजह से होती है, किससे हो सकती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं और किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है, इन सब बातों के विषय में आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हर्निएटेड डिस्क होती क्या है। तो इंसान के शरीर में जो वर्टेब्रल कॉलम होता है या जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो इसके अंदर जो दो रीढ़ की हड्डियों के बीच रबरी कशन टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको हम डिस्क कैसे बोलते हैं। या फिर दो वर्टिब्रास के बीच में जो रबरी कशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम डिस्क कैसे बोलते हैं। अगर किसी वजह से ये डिस्क अपने प्रॉपर जगह से थोड़ी हट जाती है, तो उसके वजह से उस पेशेंट के जो सराउंडिंग नर्व्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर आने लगता है और उस पेशेंट को तकलीफ होने लगती है, जैसे कि दर्द होना, नमनेस होना या फिर कुछ मसल वीकनेस होना, इस तरह के सिम्टम आने लगते हैं। तो इस तरह से उस इंटरवर्टेब्रल डिस्क का अपने जगह से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाना, इसी को हम हर्निएटेड डिस्क ऐसे बोलते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हर्निएटेड डिस्क किससे हो सकती है, इसके कारण क्या क्या होते हैं इसके बारे में। तो इसका सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है ओबेसिटी। अगर किसी व्यक्ति में बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो फिर उस पेशेंट में उसके बॉडी वेट के वजह से ही हर्निएटेड डिस्क हो सकती है। इसके बाद होता है ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स, मतलब अगर किसी पेशेंट का काम ही ऐसा है कि उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें उठानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ों को पुल करना पड़ता है या फिर पुश करना पड़ता है, या फिर कोई व्यक्ति ठीक से अपने बॉडी पोस्चर्स का ध्यान नहीं रखता, तो इन सब ऑक्यूपेशनल बातों के वजह से भी उस पेशेंट में हर्निएटेड डिस्क हो सकती है। इसके बाद कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से उस पेशेंट में हर्निएटेड डिस्क हो सकती है। और इसके बाद फाइनली होता है स्मोकिंग। अगर कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग की वजह से भी उस पेशेंट में इंटरवर्टेब्रल डिस्क को होने वाला ब्लड सप्लाई अफेक्ट होता है, इसकी वजह से भी उस पेशेंट में हर्निएटेड डिस्क हो सकती है। तो इसके बाद बात करेंगे हर्निएटेड डिस्क की वजह से जो साइंस और सिम्टम्स आते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली बात, उस पेशेंट में उस पर्टिकुलर हाथ में या फिर पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द के साथ साथ उस हाथ में या फिर पैर में या फिर पीठ के पिछले हिस्से में उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होना या फिर नमनेस होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, मसल वीकनेस होना, ये भी लक्षण देखे जाते हैं। हर्निएटेड डिस्क की वजह से जिस भी नर्व के रूट के ऊपर प्रेशर आने लगता है, वो नर्व आगे जा कर के जिस भी बॉडी पार्ट को इनर्वेट करती है, नर्वस सप्लाई देती है, उन सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर उस पेशेंट को मसल वीकनेस महसूस होती है। इसी के साथ साथ उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में नमनेस महसूस होना, टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होना, पर्टिकुलर पार्ट में उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये कुछ साइंस और सिम्टम्स है जो कि हर्निएटेड डिस्क के पेशेंट में देखे जाते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हर्निएटेड डिस्क के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हर्निएटेड डिस्क की वजह से उस पेशेंट में हाथ में या फिर पैर में जो दर्द होता है वो दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। दर्द बढ़ने के साथ साथ उस पेशेंट में उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में काफ़ी ज़्यादा मसल वीकनेस हो सकती है, जिसकी वजह से उस पेशेंट में पैरालिसिस जैसी कंडीशन पैदा हो सकती है। इसी के साथ साथ ब्लैडर और बॉवल का डिसफंक्शन होना, मतलब कि वो पेशेंट ठीक से डिफिकेशन नहीं कर सकता, स्टूल पास नहीं कर सकता या फिर यूरिन पास नहीं कर सकता। ये भी लक्षण या फिर ये भी कॉम्प्लिकेशन डिस्क प्रोलैप्स की वजह से या फिर हर्निएटेड डिस्क की वजह से हो सकता है। इसके साथ साथ सैडल एनेस्थेशिया का भी कॉम्प्लिकेशन हर्निएटेड डिस्क के पेशेंट में देखा जा सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे हर्निएटेड डिस्क के डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो उस पेशेंट को ठीक से फिजिकली चेक करना है, फिजिकली एग्जामिन करना है। फिजिकल एग्जामिन करने के साथ साथ उस पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ठीक से करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंदर उस पेशेंट के रिफ्लेक्सेस देखे जाते हैं, मसल की स्ट्रेंथ देखी जाती है, उस पेशेंट की वॉकिंग एबिलिटी देखी जाती है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में किसी भी वाइब्रेशन को या फिर टच को फील करने की जो पावर होती है, जो सेंसेशन होते हैं, उनको भी चेक किया जाता है। अगर हम डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की बात करें तो फिर उस पेशेंट में हर्निएटेड डिस्क को डायग्नोस करने के लिए हम एक्सरे कर सकते हैं। एक्सरे के साथ साथ उस पेशेंट में सीटी स्कैन कर सकते हैं या एमआरआई स्कैन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ माइलोग्राम भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ नर्व टेस्ट भी होते हैं जो कि हर्निएटेड डिस्क के पेशेंट में किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्व कंडक्शन स्टडी किया जाता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी की जाती है। इन नर्व टेस्ट की वजह से उस पेशेंट में जो नर्व की पावर है उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हर्निएटेड डिस्क के प्रिवेंशन के बारे में। तो हर्निएटेड डिस्क होने से बचने के लिए उस पेशेंट को रेगुलरली कुछ एक्सरसाइज करने होते हैं, जो कि अलग अलग तरह के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को स्मोकिंग को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद उस पेशेंट को प्रॉपर बॉडी पोस्चर्स मेंटेन करने हैं। अगर उस पेशेंट का बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो बॉडी वेट को कंट्रोल करना है, कम करना है। इन सब प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करने के बाद उस पेशेंट में हर्निएटेड डिस्क होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो फाइनली हम बात करेंगे हर्निएटेड डिस्क के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो हर्निएटेड डिस्क के पेशेंट को दर्द जो होता है, उस दर्द को कम करने के लिए कुछ एनाल्जेसिक मेडिकेशंस दिए जाते हैं, जैसे कि डाइक्लोफिनेक है या फिर पैरासीटामोल है या फिर ट्रामाडोल है। इस तरह के कुछ मेडिकेशन दिए जाते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में कॉर्टिसोन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। इन सब मेडिकेशन के साथ साथ उस पेशेंट में मसल रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं।
इसी के साथ साथ उन पेशेंट में ओपियोइड्स के मेडिकेशन भी दे सकते हैं। इन सब मेडिकेशन के साथ साथ उस पेशेंट को फिजियोथेरेपी भी दी जाती है। फिजियोथेरेपी के अंदर उस पेशेंट को कुछ प्रॉपर एक्सरसाइजेज होते हैं जो कि करने के लिए उस पेशेंट को इनकरेज किया जाता है। एक्सरसाइजेस करने के साथ साथ उस पेशेंट को प्रॉपर हॉट स्पंजिंग करना या फिर प्रॉपर मसाज करना, ये सब भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट में चिरोप्रैक्टिक थेरेपी या फिर एक्यूपंक्चर थेरेपी भी यूज़फुल साबित हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे सर्जिकल ऑप्शन के बारे में। तो इसमें सबसे पहली बात समझनी है कि हर एक हार्निएटेड डिस्क के पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द केसेस में मेडिकेशन से और फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से ही उस पेशेंट को आराम हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ हो रही है तो फिर उस पेशेंट में हम ट्रैक्शन दे सकते हैं। इसके अंदर उस पेशेंट को उसके कमर को कुछ वेट्स अप्लाई किए जाते हैं। उन वेट्स के कारण उस पेशेंट में जो हार्निएटेड डिस्क की वजह से नर्व रूट के ऊपर कॉम्प्रेशन हो रहा है, उस प्रेशर को रिलीज़ करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है और इसकी वजह से भी उस पेशेंट में आराम होता है। और अगर किसी पेशेंट को ट्रैक्शन की वजह से भी आराम नहीं हो रहा है, इंजेक्शन और ओरल मेडिकेशन के थ्रू भी आराम नहीं हो पा रहा है, तो फिर उस पेशेंट को सर्जिकल डिकॉम्प्रेशन थेरेपी दी जाती है। मतलब कि उस पेशेंट में सर्जरी करके जो डिस्क है उसको निकाल दिया जाता है या फिर जो अफेक्टेड पार्ट है, जिस पार्ट की वजह से नर्व रूट के ऊपर कॉम्प्रेशन बन रहा है, उस पर्टिकुलर हार्निएटेड डिस्क के पार्ट को निकाल दिया जाता है। तो ये सब सर्जरी के थ्रू किया जा सकता है। इसके वजह से उस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा आराम होता है। So in today's video we have talked about the herniated disc. If you have any kind of doubts regarding this video, then you can tell us in the comment section, and if you have got any knowledge from this video, then kindly like this video, and if you are not subscribed to our channel, then kindly subscribe. And thanks for watching this video till then. Thank you very much.